नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। एक बार फिर से देश की सियासत गरमा रहा है। कश्मीर के नए मुख्यमंत्री ने विवादित बयान देकर संसद से लेकर सड़क तक चर्चा छेड़ दी है। खास बात है कि इस चर्चा में जितने सवाल मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीयत पर खड़े होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी की मंशा पर खड़े होने लगे हैं। हिंदुत्व और भारत की बात करने वाली पार्टी के सत्ता के लिए समझौता कर रही है। ये सवाल अब देश की जनता जानना चाहती है, क्या कश्मीर विस्थापित हिंदुओं के लिए मोदी सरकार का काम आगे बढ़ पाया है? क्या कश्मीर में धारा 370 को लेकर बीजेपी अब अपना इरादा बदल चुकी है? इन तमाम सवालों पर फिलहाल बीजेपी की क्या राय है? क्या पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन देश की तकदीर को बदलने वाला है? हर सवाल पर बात होगी खास मेहमानों के साथ। बिग फाइट लाइव जारी है। जो जम्मू कश्मीर में अब की बार असेंबली चुनाव हुए, उनके भी एसेट्स हैं, हुर्रियत है और मिलिटेंट है। खुदा न खास्ता अगर वो इसको कुछ करते, कुछ ऐसा काम करते, इतना चुनाव नहीं होता। बिग फाइट में आज के इशू पर फिलहाल चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमांत लोक संगठन के प्रतिनिधि जय आहूजा जी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी बातचीत में हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद के सत्ता संभालने के ठीक बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है। इस बार खास बात यह है कि कश्मीर को लेकर सत्ता विरोधी पाले में खड़ी रहने वाली बीजेपी सत्ता के पाले में खड़ी है और बीजेपी के लिए यही मुद्दा ज्यादा दुविधा वाला है। जिस मुफ्ती मोहम्मद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बाप बेटी की सरकार का जिक्र करते हुए निशाने साधे थे, वही मुफ्ती अब बीजेपी के सहारे सूबे के हुक्मरान बन बैठे हैं। पर मुफ्ती के अंदाज को इस सहारे का इल्म बिल्कुल नहीं है। ऐसे में कश्मीर में अमन के साथ हुए चुनाव को लेकर पाकिस्तान अलगाववादियों और दहशतगर्दों के लिए मुफ्ती का शुक्रगुजार होना क्या जम्मू कश्मीर के आने वाले कल की दिशा को तय कर सकता है? बयान से बीजेपी ने खुद को अलग रखा है। ऐसे में सत्ता बांटने वाले इन दोनों दलों की विचारधारा पर सवाल खड़े होते हैं। मोदी सरकार कश्मीर से धारा 370 के खात्मे को वादा करके सत्ता पर काबिज हुई है। सवाल कश्मीर से विस्थापित 24,202 परिवारों के उन 7 लाख लोगों का भी है जो घर वापसी की राह ताक रहे हैं। समान नागरिक संहिता भी ऐसा मुद्दा है जो कश्मीर के लोगों को खल सकता है। कश्मीर की सत्ता में बीजेपी की भागीदारी इन सभी सवालों के कल और आज पर निर्भर है। ऐसे में अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान पर बीजेपी सिर्फ चुप्पी रखती है तो उमर अब्दुल्ला का इस गठबंधन के विषय को लेकर सवाल करना भी जायज लगता है। वही मुद्दा सिर्फ धारा 370 और कश्मीर विस्थापित ही नहीं है, बल्कि अलगाववादियों का वो धड़ा भी है जिसके कारण कभी हिंदुस्तानी आवाम से घाटी खुद को नहीं जोड़ सकी। सवाल कश्मीर की तकदीर का है जो पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार पर काफी कुछ निर्भर करता है। पर क्या तकदीर को लिखना फिलहाल मुमकिन है? एक बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। इसलिए भी है कि पीडीपी के 8 विधायक आज बोलते हैं कि उनको अफजल गुरु की जो शव है उसके अवशेष चाहिए। ऐसे में बीजेपी का क्या रोल हो सकता है? फिलहाल बीजेपी से हमारे साथ मदन राठौड़ साहब इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। मदन राठौड़ साहब, बिग फाइट पर आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त अगर आपसे जानना चाहे, हो सकता है आपके लिए काल्पनिक सवाल हो, लेकिन जानना दर्शकों के लिए और हम सब के लिए बेहद अहम है। क्या आज कश्मीर में अगर पीडीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता और मुफ्ती मोहम्मद सईद इसी तरह का बयान देते तो बीजेपी का क्या रुख होता? देखिए, पीडीपी का ये कहना मैं सोचता हूँ कि ठीक नहीं है। आज भी हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। जहाँ तक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की बात है, उस प्रोग्राम में कुछ तय हुआ है, उसी आधार पर दोनों पार्टियों को चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, उससे कोई अलग से नहीं चल सकते। मान लिया आप मानते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ऊपर बैठकर ऐसा नहीं मानते हैं। आपको सुनाएंगे आगे। राजनाथ सिंह जी ने साफ कहा इस मसले पर टिप्पणी करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, अफजल गुरु का बम एक और फेंक दिया है पीडीपी ने। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये समझौता हुआ है सत्ता के लिए? देखिए, आखिर ये बात सही है कि वहाँ पर कितने दिन तक हम रोक करके रखेंगे? अधिक दिनों तक इंतजार करना भी ठीक नहीं है। आखिर जनादेश है, उस जनादेश का सम्मान तो करना ही पड़ेगा और जनादेश का सम्मान करने के लिए ही एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर यह तय हुआ है। तो मैं इसको ऐसा समझूं, अगर कश्मीर की सत्ता पर आज आप काबिज हैं
तो उसके सूरत में कल 370 पर कश्मीर के लोग मान जाएंगे, कल कश्मीर विस्थापितों को जगह फिर से मिल जाएगी और समान नागरिक संहिता के लिए सब तैयार है। ये प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, ऐसा माना है? देखिए, उन पर अभी क्या तय हुआ है वो बिंदु तो बाहर आए नहीं हैं जी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा समान नागरिक संहिता है उस पर रहेगा। 370 जो है उसको अभी हम थोड़े दिन रोके रखेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। हम ये अभी केवल काल्पनिक सवाल या काल्पनिक बात करना भी ठीक नहीं है। वहाँ क्या किन बिंदुओं पर तय हुआ है वो बिंदु उसका दोनों पार्टियां सहमत रहेगी, स्वीकार करेगी। बीजेपी अंदर खाने में विरोध करेगी मुफ्ती मोहम्मद सईद का? बिल्कुल करेगी। जय आहूजा साहब, आपके पास में आएंगे। आप सीमांत संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान के बहुत लोग आपके संपर्क में होंगे, कश्मीर के हालात से आप वाकिफ होंगे और कश्मीर विस्थापित हिंदुओं की भी उस दर्द को आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, जिसके लिए बीजेपी ने वादा किया था और उनको पुनर्वासित करने की बात करती है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अगर कोई बयान देते हैं, उस बयान में अगर अमन से चुनाव का श्रेय कश्मीर की आवाम को नहीं जाता, चुनाव आयोग को नहीं जाता, हमारी सेना को नहीं जाता, सरकार को नहीं जाता, तो इसका क्या मायना निकाला जाना चाहिए आज सियासत के हिसाब से? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है इसके अंदर। दो बातें हैं। पहली तो ये श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय एडमिनिस्ट्रेशन और जनता को जाता है। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद के कहने से, सईद साहब के, कि ये श्रेय पूरा का पूरा आतंकवादी संगठनों को या पाकिस्तान के लोगों को जाता है, ये उनका बड़ा मूर्खतापूर्ण बयान है। दूसरा इशू जिस पे मैं काम करता हूँ, पाकिस्तान से आने वाले हिंदू जो यहाँ शरण मांगते हैं उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, तो पिछले 1300 साल का इतिहास ये कहता है कि कहीं किसी भी सिविलाइजेशन से जो लोग माइग्रेट होकर पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के सताने पर कहीं भी जाकर के रहे हैं, वो कभी भी पुनर्वास अपनी मूल जगह पे नहीं कर पाए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने उनको वापस बसाने का कश्मीरी पंडितों को जो इशू लिया है, वो 1300 साल में जब से ये एक पर्टिकुलर मजहब की आंधी या वायलेंस या पूरी दुनिया ने जो इनको देखा है और जो अभी भी चल रहा है, तो अभी तक तो पिछले 1300 साल में कोई कर नहीं पाया। नरेंद्र मोदी साहब कर पाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। जो आ रहे हैं उनको कैसे बचाया जाए, चर्चा छेड़ी है इसको नहीं, उन्होंने वादा किया है कि उनको बसाएंगे वापस। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल काम होगा जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया आज तक। जी, तो ये एक बड़ी चीज निकल कर आती है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद के बयान को किस तरह से समझा जाए, इस पर बात होगी। ओम सैनी जी, आपकी राय जानना चाहूंगा सबसे पहले। देखिए, कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिएगा कि जो 18 पेज का इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जो सारा सिलसिला सामने आया है, उसमें 370 के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। कुल मिला के लगता ये है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी लालायित रही है कि तत्काल कुछ न कुछ स्थापित करके और अपना प्रवेश घाटी में और कश्मीर में बनाना चाहिए, जम्मू से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो प्रोमिसेस और जो बातें चुनाव के घोषणा पत्र में कही गई थी, उनको नज़रअंदाज करने से लोगों में क्या, जम्मू कैसे सोचेगा इस पर, वो तबका जो बहुत एकजुट होकर के साथ में आया था वो कैसे सोचेगा, ये सब नहीं सोचा। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इस बात को ठीक से सोचा कि जो जिस मतदाता ने उसको मत दिए हैं और जो जिस तरीके से कमिटेड था उसके लिए, वो ये कहने से नहीं चूके कि मिलिटेंट्स ने क्या किया और पाकिस्तान का क्या रुख रहा, चाहे उसके लिए ये जोखिम भी ले लिया। और अभी एडमेंट हैं उस बात पर कि जो कुछ मैंने कल कहा था मैं उस पर एडमेंट हूँ और वो बिल्कुल सही कहा मैंने। तो जब वो अपने वादों से नहीं खिसक रहा है, वो इससे भी नहीं खिसक रहा है कि जो पाकिस्तान की साइड से, क्या इसको ऐसे समझा जाए मुफ्ती मोहम्मद सईद को बीजेपी की परवाह नहीं है? नहीं, मुफ्ती मोहम्मद सईद को तो सिर्फ कश्मीर की परवाह है, उसके अलावा किसी की परवाह नहीं है। वो ये भी जानता है कि 370 को समाप्त करना बहुत मुश्किल काम है। जब तक वहाँ का विधान परिषद यानी वहाँ की विधानसभा मिल करके और संविधान सभा नहीं बनाती है, संविधान सभा में पारित नहीं होती है, भारत की लोकसभा जब उसके बाद में, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरना बहुत मुश्किल काम है। और इस हालत में जबकि मैंडेट इतना बटा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, बीजेपी और पीडीपी है, तो पीडीपी के साथ में मिलकर के मेरा ख्याल है जुआ खेला है मोदी साहब ने, जो बड़ी तेजी के साथ में उसी तरीके से अपना विस्तार करना चाहते हैं पार्टी का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में हर जगह। ये एक बड़ा सवाल है। गोविंद डोटासरा जी कांग्रेस विधायक है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, कश्मीर में अगर पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन सरकार बनकर सामने आती है तो इसे क्या सिर्फ सत्ता के लिए समझौता माना जाए?
नरेंद्र मोदी की जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत? ये दो ही कारण रहे हैं मैं समझता हूँ। एक कारण तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में दुर्गति हुई, तो इन्होंने सोचा कश्मीर में भी इससे ज़्यादा दुर्गति होने वाली अगर दोबारा चुनाव करा दिए तो आनन फानन में मोदी जी ने और शाह साहब ने ये समझौता किया। और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो मुख्यमंत्री बने हैं वो केवल सत्ता के लालच के लिए आ गए। बाकी अगर वो अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेंगे, अगर वो कट्टरवादियों से अलग हो जाएंगे तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उनके जो ये उजूल बुजूल बयान जो है भारत की एकता को खंडित करने वाले, वो आते रहेंगे, चाहे बीजेपी उनको समर्थन दे या नहीं दे। और बीजेपी की मजबूरी है कि अगर वो समर्थन नहीं देती है, दोबारा चुनाव करती है, तो दोबारा वो की वही उनकी स्थिति जो दिल्ली में हुई है वो होने जा रही है। इसलिए ये जो बेमेल जो गठजोड़ है वो मैं समझता हूँ न कश्मीर के लिए फ़ायदेमंद है, न हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है, और न सांप्रदायिक सौहार्द के लिए फ़ायदेमंद है। चलिए, चर्चा में दो कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। बाल कृष्ण व्यास हैं नौहर से और खालिद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं बीकानेर से। बाल कृष्ण जी, पहले आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं नौहर से बोल रहा हूँ, बाल कृष्ण व्यास जी। सर, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में जो सिद्धांतहीन गठबंधन हुआ है जी, उसकी परिणति आने वाले समय में देश को बहुत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उसके विपरीत पीडीपी की विचारधारा है। और मुख्यमंत्री बनते ही एक दिन के भीतर इनका इस तरह का बयान देना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं करता कि वो ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखेगी। जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि दुनिया में अगर के जन्नत है तो वो कश्मीर है जी। तो मेरी सभी से अपील है कि भाई गठबंधन किसी का भी हुआ हो तो बयानबाजी ना करके कश्मीर को वापस जन्नत बनाने के लिए सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, यही आज हमारा सवाल है कि क्या इस गठबंधन की सरकार के दम पर कश्मीर की तकदीर को बदला जा सकता है? क्या नरेंद्र मोदी मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ मिलकर कश्मीर की उस हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं जो सदियों से, खासतौर पर 1990 के बाद वहां पर पनपती आई है? फिलहाल छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, चर्चा जारी है। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल कश्मीर का है। ये जो गठबंधन है कश्मीर में, ये भारतीय राजनीति का सबसे अवसरवादी जो गठजोड़ हो सकता है, ये गठजोड़ उनमें से एक है। नीतिगत तौर पर हर मसले पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। बीजेपी सरकार में आने के पहले प्रचार में उसको पाकिस्तान समर्थक कहा करती थी और ये कहा करती थी कि भारत के अंदर जो घुसपैठ हो रही है उसमें पीडीपी का हाथ है। सत्ता के और सरकार बनाने के लिए अब उसी के साथ अभी मिलकर के ये कर रहे हैं। हम समझते हैं कि न तो ये देश के हित में है और न ये कश्मीरी जनता के हित में है, और न ही ये जो है पाकिस्तान के साथ जो सुलह समझौते का जो सवाल है उसके संदर्भ में सही है। ये जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है, क्योंकि भाजपा जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो लगातार 370 जो है धारा खत्म करने का प्रचार कर रही थी, और ये जो गठबंधन किया है इन्होंने अवसरवादी गठबंधन किया है। दोनों की नीतियों में बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ है वो नहीं करके इसको क्या मुफ्ती ने क्या कहा? मुफ्ती ने ये कहा कि भाई जम्मू कश्मीर को जो भारत के आईन में डेमोक्रेटिक राइट मिला है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एक ताकत मिली है, वोट की पर्ची को एक ताकत मिली है, रिकॉग्नाइज करके उन्होंने समझा इसमें कुछ नहीं है, बाकी चीजें तो हो गई, एवरीथिंग दे ट्राई, देयरफॉर दे रिकॉग्नाइज दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं कोई नहीं, आई डोंट वांट टू कंटेंट, जो मैंने कह दिया है यही कह दिया है, स्टैंड बाय। स्टेटमेंट पर भी मैं कोई रिएक्शन नहीं देना चाहता हूं, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स के आधार पर सरकार बनी है। हुर्रियत ने कॉल दे दी और अगर तशद्दुद नहीं किया, इस वजह से कि नहीं किया हुर्रियत ने कि उनको पता था कि जम्मू कश्मीर के लोग जमहूरियत
के असर में हैं और वो वोट डालना चाहते हैं। सब इस बयान की निंदा करते हैं। तो अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री पाकिस्तान की तारीफ करे, पाकिस्तान की बदौलत उसकी पार्टी जीते, दुश्मन की बदौलत उस देश में राज करे, तो राज करने का हकदार नहीं। बीजेपी से हमारा ये सवाल है, इस सरकार से हमारा ये सवाल है, क्या इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं था? क्या इस देश के सेना का इसमें कोई रोल नहीं था? क्या बीजेपी इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि पाकिस्तान आतंकियों का और हुर्रियत का इसमें सपोर्ट रहा है और इस वजह से ये चुनाव हुए हैं? अगर ये इस बात से सहमत है तो क्या 56 इंच की छाती अब पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है? दोनों की पार्टियों की सोच अलग है और इनकी जो नीतियां हैं अलग हैं JNK के मामले में। तो जब ये दोनों की सोच और नीतियां अलग हैं तो ये गवर्नमेंट वहाँ पर जो कोलिशन गवर्नमेंट है ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इस चर्चा में आज हमारा सवाल है, क्या PDP और BJP गठबंधन कश्मीर की तकदीर को बदलेगा? FirstIndiaNews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल अगर देखा जाए तो हाल में है कश्मीर विस्थापितों की वापसी। क्या कश्मीर में वो संभव हो पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मदन राठौड़ साहब, सबसे पहले आज आपसे इस बात पर जानना चाहेंगे, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत कश्मीर विस्थापितों को उनकी जगह मिल पाएगी? देखिए, ये पूरा प्रयास रहेगा, कितनी मिल पाती है ये समय बताएगा, लेकिन ये बिल्कुल उसमें तय है कि कश्मीर के विस्थापितों को पुनर्वास के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। हाँ, ये ज़्यादा समस्या है घाटी की। कश्मीर में आप यदि जम्मू की कोई समस्या नहीं है, ये जो ही आप रामबन से ऊपर जाएंगे जी, उसके बाद की ये समस्या है। और वहाँ पर कुछ हद तक रामबन में या इसके आगे मतलब जो ही ये घाटी शुरू होती है वहाँ जाकर। मदन राठौड़ साहब, 7 लाख लोग हैं, 24,000 से ज्यादा परिवार है जिनको वापस भेजा जाना है। हाँ, बिल्कुल भिजवाएंगे। आप भिजवाएंगे? मैं ओम सैनी जी आपके पास में आऊंगा, समझने की कोशिश करूंगा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या विस्थापितों को लेकर जो बात हुई वो इसी तरह है, ऐसा इतना साफ है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि जैसे ये कह रहे हैं जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यही तो हुआ कि हिंदू पोलराइजेशन ने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में स्थापित किया, मुस्लिम पोलराइजेशन ने घोषणा पत्रों में और जिस तरीके की चुनाव चर्चा हो रही थी उसने घाटी के अंदर स्थापित किया PDP को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कुछ हद तक कांग्रेस को। लेकिन ये इस विभाजन को ये महसूस नहीं कर रहे हैं और उसके बाद में बजाय इस बात को स्पष्ट करने के ये कोलैबोरेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मुफ्ती ने कहीं भी झूठ नहीं बोला। मुफ्ती तो जिस वक्त से राजनीति में आए हैं, बख्शी गुलाम मोहम्मद के ज़माने से उन्होंने पढ़ाया लिखा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से गए हैं। उन्होंने ये भी मत भूलिए कि ये वही मुफ्ती हैं जिन्होंने अपनी बेटी के लिए ये जो केंद्रीय रक्षा मंत्री रहते हुए जो छोड़ा, जिनको जसवंत सिंह जी को बदनाम होना पड़ा जिसकी वजह से, जबकि अफगानिस्तान में टेररिस्ट को छोड़ा, तो ये मुफ्ती का स्वरूप ऐसा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक से समझती है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री का इनके साथ में साझा करना अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है और ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये चाहते, मुझे लगता ये है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में अपनी एंट्री चाहती है, घाटी में अपनी एंट्री चाहती है। इसके लिए PDP क्या सिर्फ यही एक मंतव्य है? यही एक मंतव्य नजर आया। इस बीच में पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की भी बात है जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, मैं उस पर बात करूंगा। उससे पहले इंद्र ओझा साहब हमारे साथ हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार सनी जी। नमस्कार सर। सर, जो आपका आज का जो सवाल है जी, कि कश्मीर की तकदीर इसमें कहाँ बदलने वाली है सर, जब दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट विचारधारा है जी। तो मैं 1% भी इसमें नहीं मानता कि कोई कश्मीर की इसमें कोई तकदीर बदलेगी। और जो मुफ्ती मोहम्मद साहब का जो बयान जो आया है, उसके बयान के बदले में जो कोई कमेंट भी कर रहा है, तो मैं तो कहता हूँ उसमें भी कोई समझदार नहीं है। ऐसे बयान के ऊपर क्या कमेंट करना जी। देश के लिए ये मैं तो कहता हूँ बहुत बड़ी समय की बात है जी, जिन्होंने जो ये बयान कश्मीर के लिए दिया है। कितनी भारत की जो ताकत है उसको एक तरह से इन्होंने बिल्कुल नकारा है, जैसे भारत में कुछ है नहीं, भारत ने कुछ किया ही नहीं है जी। ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जय ओझा साहब, सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को भी विस्थापित माना गया है और जम्मू कश्मीर में बसाने की बात होती है। यह कुठाराघात है कश्मीरी विस्थापितों के साथ। 1000% कुठाराघात है। वहाँ की पॉपुलेशन के डायनेमिक्स और वहाँ की सारी जो सिचुएशंस हैं
उसमें आप जहां से लोग लेकर आ रहे हैं उनकी लॉयल्टी पे आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है उसमें। और दूसरी तरीके से जो भारत सरकार ने अभी पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों के लिए गजट नोटिफाइड करके उन लोगों के, पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के आने के कारण बिल्कुल डिफरेंट हैं। वो बिल्कुल सीधे तरीके से धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोग हैं, उनकी लैंड्स को कब्जा कर लिया जाता है। वहाँ पे 1281 अल्पसंख्यकों की FIR दर्ज हुई है, उनकी लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, लड़की सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि मैं मेरे माता पिता के पास जाना चाहती हूँ, पाकिस्तानी अल्पसंख्यक समुदाय की, और सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहते हैं उसके फैसले में कि इस लड़की ने एफिडेविट दिया है कि अपने पति के साथ रहना चाहती है, इसलिए इसको इसके पति के साथ भेज दिया जाए। तो वहां की सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट है। कौन किस भेष में आ जाएगा और आपके साथ क्या कर जाएगा, आपको इस पे अवेयर रहना पड़ेगा। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो आप बात करते हैं तो बड़ी जोरदार बात यह है कि कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हो क्या सकता है? ये जी एक बात जोड़ लीजिए खास तौर से कि मुफ्ती ने कहीं छिपाया नहीं है, मुफ्ती तो लगातार कहते रहे हैं। तो बीजेपी ने छिपाया है, बीजेपी ने समझते हुए। चलिए मैं मदन राठौर साहब के पास में हूं, उससे पहले मैं गोविंद डोटासरा जी आपसे भी राय जानना चाहूंगा। क्या यही बड़ी बात है, जब पाकिस्तानी विस्थापित कश्मीर में आकर बसेंगे तो सुरक्षा के साथ समझौता भी माना जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से सुरक्षा के साथ समझौता माना जाएगा। हम सुरक्षित रह नहीं सकते इस प्रकार की अगर बात करते हैं तो। मोदी जी तो उजूल पुजूल निर्णय लेने में माहिर हैं, केवल भाषण देना इनको आता है, ये इनका कोई देश के प्रति कोई सोच नहीं है। और RSS के लोगों का तो कभी रहा ही नहीं है, उनका तो एक अलग ही अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे पे काम करते हैं। इनको तो तीर चलाने हैं, अगर तीर लग गया तो ठीक है, किरण बेदी का तीर चलाया, लगा तो लगा, नहीं लगा तो बिल्कुल फेल हो गए तो कोई बात नहीं। अब इन्होंने मुफ्ती साहब के साथ में तीर लगाया है, केवल मात्र अपनी घबराहट से कि हमारी सत्ता नहीं आएगी और हम येन केन प्रकरण जैसे सैनी साहब कह रहे हैं कि हम कश्मीर में कैसे प्रवेश करें, भारतीय जनता पार्टी को कैसे, चाहे देश के साथ समझौता करना पड़े, चाहे कश्मीर के लोगों को वापस विस्थापित नहीं हो, इनको कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। इनको केवल अपनी सत्ता की परवाह है। ये कभी भी इनके नीति और सिद्धांत तो रहे ही नहीं है, ये तो केवल इस प्रकार के प्रयोग करने के लिए ही बने हुए हैं। ये एक बड़ी चीज निकल कर सामने आती है। प्रहलाद जोशी हैं हमारे साथ चित्तौड़ से। बताइए प्रहलाद जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जी, मोदी जी, जिसको देश की जनता ने एक विश्वास के साथ जनादेश दिया, क्या इसलिए दिया कि धारा 370 हिंदुत्व का मुद्दा, राष्ट्रवाद का दंभ भरने वाले जो प्रधानमंत्री हैं, मुझे दूरता से ज्यादा कुछ लगते नहीं है। और 9 महीने के कार्यकाल में अगर कहीं कोई सबसे अगर भ्रष्ट आदमी अगर है, अडानी अंबानी के साथ संबंध उजागर होंगे भविष्य में कभी, तो देश की जनता इस पर थू करेगी। आज जो नायक के रूप में है, सबसे बड़े खलनायक के रूप में कभी सामने आएंगे। और राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, पाकिस्तान के जो 4 समूह को गालियां देने वाला जो प्रधानमंत्री है, आज इस तरह से एक आतंकवादियों के साथ सरकार बना लेगा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि देश के स्वाभिमान के साथ समझौता जी किया। प्रहलाद जी, धन्यवाद आपकी इस राय के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मदन राठौर साहब, यही बड़ी बात है, नियत पर सवाल खड़े होने चाहिए थे मुफ्ती मोहम्मद सईद की, लेकिन मंशा को लेकर नरेंद्र मोदी घिरते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको नहीं लगता कि ये गलत कदम हो गया आपका? देखिए साहब, ये तो हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। जब ये लोग कांग्रेस के जो उमर अब्दुल्ला के साथ में थे तो उमर अब्दुल्ला ने क्या क्या नहीं कह दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि अब्दुल गुरु को फांसी दे दी गई तो देश में कत्लेआम हो जाएगा, कश्मीर में कत्लेआम हो जाएगा। तब तो ये उसका हाथ पकड़े बांधे रहे, उसके गले से गले बाहें गलबाइयाँ करते रहे। ये बातें कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की बातें करने से कोई मतलब नहीं है। ये बातें इनका बस चला नहीं, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये एक मैं अभी जो मान रहा हूँ मुफ्ती मोहम्मद सईद का जो बयान है, ये कूटनीतिक बयान है, केवल अपने कुछ चहेतों को खुश करने के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट उसने दिया है। कोई मैं सोचता हूँ गंभीरता से ये स्टेटमेंट भी एक बयान और है। आज 8 PDP के विधायक बोलते हैं कि उनको अफजल गुरु के शव के अवशेष चाहिए। वो और फिर राजनाथ से फिर सवाल किया गया, राजनाथ सिंह फिर इस मुद्दे पर चुप रहे। वो इस क्यों बोलेंगे? वो बात एक किसी ने कुछ भी कह दी तो उसका जवाब हर कोई को देना जरूरी भी नहीं होता है, और हम लोगों को इसका जवाब देना कोई जरूरी भी नहीं है। ये वो PDP का जो कुछ भी स्टेटमेंट उसके वो जो MLAs देते हैं, राठौर साहब पूरा मुल्क देख रहा है, जरूरत नहीं है। पूरा मुल्क देख रहा है जो बयान आ रहे हैं। देखिए, सियासी चालें तो सब कुछ चलता है,
और सियासत का लक्ष्य होता है सत्ता हासिल करना, और सत्ता का विस्तार करना कोई बुरी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर अपना विस्तार करना चाहती है तो ये लक्ष्य है उसका, क्यों नहीं करे। लेकिन जो 4-4-8 लोगों के विस्तार में नहीं लेवे, इसको जनादेश का सम्मान माने। देखिए जनादेश का सम्मान माने। हाँ, जनादेश प्राप्त करने के लिए जनादेश कोई प्राप्त कोशिश नहीं करे। हो गया, जनादेश जो मिला उसको सम्मान देना ये मैं बहुत कह रहा जरूरी हूं है। कि भारतीय जनता पार्टी घाटी में जिस उमर अब्दुल्ला तो लाड टपका रहा था कि मेरे साथ पीडीपी समझौता कर ले, सत्ता में आ जाए। निश्चित रूप से वो अपने आप को तो कह रहे थे कि उनका एक गठजोड़ बन जाए जो एक इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति वाला। मदन राठौर साहब, आपको लगता है कि कहीं भी नरेंद्र मोदी ने कोई समझौता नहीं किया? जो जय आहूजा साहब कह रहे थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कॉमन क्या है, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मैं बताता हूं साहब, कॉमन ये है कि इस समय जैसे कुछ धाराओं को अभी रोकेंगे, उन धाराओं पर बाद में बात करेंगे। अभी केवल और केवल कश्मीर का विकास करना है। आप सत्ता में आए, कश्मीर का विकास करना है और जनादेश का सम्मान करना है, वहां पर शासन देना है, धीरे धीरे व्यवस्थाएं सुधारनी है, राष्ट्रवादी शक्तियों को वहां पनपाना है। ये है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। चलिए गोविंद जी और जय साहब इस पर सहमत होंगे क्या? मैं इस पे बात करूंगा। इसमें आप अपनी तरफ से बात जोड़ना चाहूंगा एज ए न्यूट्रल पर्सन जी। राम माधव पहले प्रवक्ता हुआ करते थे आरएसएस के, उनको आरएसएस से बीजेपी में भेजा गया। उनकी बातचीत करने का तौर तरीका और गंभीरता उनके स्वविवेक से नजर आती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आती है, ऐसा मुझे लगता है। एक बात जो पीछे से समझ में आती है कि 2 महीने इन्होंने लगा दिए। इस दौरान ये जम्मू में भी बैठे, इस दौरान मुंबई में भी बैठे, पुणे में भी बैठे, इवन नागपुर में भी बैठे जी। पीडीपी के लोग और राम माधव जी साथ में। तो 2 महीने इन्होंने लगाए हैं। तो मुझे लगता है इसमें 2 बड़ी बातें हो गई। एक तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बॉल कोर्ट में डाल दी सीधे कि यू डिसाइड, क्योंकि फिर 370 पे पब्लिक तो बाद में कपड़े फाड़ेगी, पहले संघ के लोग कपड़े फाड़ेंगे जी। तो यू डिसाइड। तो उन्होंने राम माधव जी को आगे करके और पूरा उनके पाले में गेंद डाल दी। राम माधव जैसे व्यक्ति अगर नागपुर तक जाते हैं बात करने के लिए और पीडीपी के लोगों को नागपुर तक बुला लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाद में कुछ बेटर निकल के आ जाए, ये इनके पार्ट पे। लेकिन पीडीपी के पार्ट फिलहाल मंशा पर सवाल खड़े होने चाहिए। एक बात समझिए, 370 को बदलना बहुत मुश्किल है। मैं 370 पर बाद में आऊंगा विस्थापित पर पहले था मैं जी। तो ये तो ओम सैनी जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। 2 कॉलर भी हमारे साथ है। एलसी जैन साहब जयपुर से है और हनुमान प्रसाद जी हमारे साथ है हनुमानगढ़ से। जैन साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप पारिक साहब नमस्कार, और पैनल को भी मेरी तरफ से नमस्कार जी। मेरा ये कहना ये है कि ये हालात को समझ नहीं पा रहे हैं जी। हालांकि इनके पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लेकिन ये एक तरह से जो है कश्मीर को जो है अपने हाथ से फिसलाना चाह रहे हैं। ये अगर मान लो जो है इस तरह से किया और बाकायदा जो है वहाँ जो सीएम बने हैं उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल अगेंस्ट में आ रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है कि ये है स्थिति उलझाने वाली लगती है आपको? अभी होना चाहिए। स्थिति उलझाने वाली लगती है आपको? हाँ बिल्कुल उलझाने वाली। चलिए हनुमान जी है हमारे साथ हनुमानगढ़ से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हनुमान प्रसाद जी, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन मैं गोविंद डोटासरा, आप सहमत हैं जो मदन राठौड़ साहब ने कहा? लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है कश्मीर में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सब चीजें ठीक से ऐसे ही चल रही है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका एक ही है कि जैसे तैसे सत्ता हथिया लो, दोबारा नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आनी है। और उनका जो प्रोग्राम है वो आप 2-3 दिन से जो मुफ्ती साहब के सीएम बने उनके बयान देख ही रहे हैं, उन बयानों से ज्यादा उनका कोई क्या कांग्रेस अगर इस जगह होती बीजेपी की जगह, मुफ्ती मोहम्मद सईद से रिश्ता तोड़ लेती? 100% करती नहीं, समझौता ही नहीं करते हम इस तरह के व्यक्तियों से। उमर अब्दुल्ला और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो तो उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान के सहयोग से आप सरकार हमारी बनी है, हम सत्ता में पाकिस्तान के सहयोग से आए हैं, इस तरह के बयान देते हैं क्या? ऐसा नहीं बयान था। कैसे नहीं दिया ना इन्होंने बयान? फारूक अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब थे अटल बिहारी वाजपेयी की। जरा सुनिए मदन जी, इसलिए जनता वोट दे पाई। ऐसी बात मत बोलिए, केवल इतनी थी। ऐसी बात मत बोलिए जिसका कोई तथ्य नहीं है। तथ्य यह है कि फारूक अब्दुल्ला को राष्ट्रभक्त मानते हुए एनडीए ने अपनी गवर्नमेंट में शामिल किया, एनडीए ने गवर्नमेंट में शामिल करके, और अटल जी के वक्त में मंत्री रहे वो। उन्हीं का बेटा कांग्रेस के माध्यम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अब्दुल्ला थे
फारूक अब्दुल्ला को लिया था, एनडीए में शामिल था, उस समय उसका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं था। देखिए शेख अब्दुल्ला साहब के बेटे हैं ये, होंगे तो ऐसे कैसे, तो बाप बेटे से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र विरोधी कैसे करार बाप बेटे से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र विरोधी नहीं है, और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे राष्ट्र विरोधी है जो पूरी तरीके से संविधान के तहत इस देश से जुड़ी रहना चाहती है। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट का महत्व है। उसने ये चलिए आप बता दीजिए क्या हुआ था। बता दीजिए। स्टेटमेंट ये है कि जब उमर अब्दुल्ला ये बोलता है कि यदि अब्दुल गुरु को फांसी दी गई तो कश्मीर में कत्लेआम हो जाएगा, ये स्टेटमेंट खतरनाक है। इस स्टेटमेंट को हम कभी भी, ये फारूक ने कभी भी मोहम्मद सईद बोलते हैं कि तमाम मिलिटेंट्स को वो मानते हैं शुक्रगुजार है उनके। मुफ्ती मोहम्मद सईद, मदन राठौड़ साहब, मुफ्ती मोहम्मद सईद अगर ये बोलते हैं तमाम मिलिटेंट्स के वो शुक्रगुजार है कि अमन से चुनाव होने दिया उन्होंने, तो क्या ये बयान फिर ठीक है? बिल्कुल गलत है। हम इस बयान के कभी भी हामी नहीं है, हम इसका पक्ष नहीं लेंगे, लेकिन उसने कूटनीतिक स्टेटमेंट दिया होगा, ये मेरा एक कयास है, मेरा अंदाज है। कूटनीति ये होती है घर में बैठ के देते हैं। और फिर बीजेपी की क्या होती क्या है? बीजेपी की चुप्पी इसमें कूटनीति है? हाँ, ये बताइए। राजनाथ सिंह अगर इसमें कुछ नहीं बोलते तो कूटनीति है, बिल्कुल कूटनीति। आप देश के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। नो खिलवाड़, देश के साथ में खिलवाड़ है, देश के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकती है। ऐसे क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। इस तरीके से बोलेंगे तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी वाले सवाल पूछेंगे आपसे। नहीं, आप स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मेरी बात सुनो न, तो मैं एक मिनट सुनिए आप। जी बिल्कुल, आपकी राय जानना चाहते हैं, पार्टी की विचारधारा क्या है ये समझना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में कूटनीतिक स्टेटमेंट्स देते हैं, इसमें कोई वो अलग बात नहीं है जी। अब इसमें देश के साथ हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी, एक सेकंड लगेगी। यदि देश के साथ कोई भी गलत होता है तो कभी भी हम सत्ता को लात मारने को तैयार नहीं। पहले है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, देश पहले। हमारा एकमात्र संविधान है जो हमारी मतलब जिसको गीता कह दो, जो कुछ भी कह दो, धर्म ग्रंथ यदि कह दो, तो वो हमारा संविधान है। देश पहले है और हमारा और कोई चलिए, नरेंद्र मोदी के बयान का भी हम इंतजार कर सकते हैं कि अगली बार अगर वो संसद में बोलते हैं और इन तमाम आरोपों पे अगर वो बोलने लगते हैं तो फिर क्या वो जवाब देंगे, वो इंतजार करेंगे। लेकिन फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसी होगी। 370 पर हम बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी 3 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल के इस सफर में कब 370 पर बात करेगी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में। मुफ्ती मोहम्मद सईद साफ कर चुके हैं कि फिलहाल इस पर बात मत कीजिए, तो फिर बात कब होगी? ब्रेक के बाद। मोदी जी ने जो सरकार को समर्थन दिया है जम्मू कश्मीर में, वो हिंदुत्व के लिए समर्थन नहीं है, हिंदुत्व के खिलाफ ही उसकी बात रहेगी। क्योंकि कल जो आज के न्यूज़पेपर में उनके द्वारा कहा गया है कि पाकिस्तान ने सहयोग किया, आतंकवादियों ने सहयोग किया इलेक्शन के अंदर, इस प्रकार से हिंदुओं का कहीं हिंदुत्व का पुनर्जन्म की बात इस मोदी जी की सरकार में हमें सामने को स्पष्ट नहीं दिख रही है। टीडीपी और जो भाजपा ने जो गठबंधन सरकार बनाई है मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उसमें अपन 370 धारा जो है उसमें कोई चांसेस नहीं लग रहे 370 धारा हटे। केंद्र सरकार बीजेपी की सत्ता द्वारा ये अपना सत्ता के समझौते के लिए इस प्रकार का ये नाम का पीडीपी का समर्थन लिया है, जबकि किसी भी प्रकार के विकास के नाम पर कोई चर्चा नहीं है। ये अच्छे दिन की जगह लोगों के गला काटने वाले दिन है। सरकार के ऐसे नियम और सत्ता की कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं।